हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक अधिनायक तंत्र यानी कि डिक्टेटरशिप पर अपना व्याख्यान स्टार्ट करेंगे। ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें। सबसे पहले हम देखते हैं अधिनायक तंत्र क्या है। अधिनायक तंत्र की जब हम बात करते हैं या डिक्टेटरशिप जिसकी हम बात करते हैं, ये राजतंत्र की भांति की व्यवस्था की भांति एक शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है और जो भी शासन कार्य होता है वह सत्ताधारी व्यक्ति जो गद्दी पर बैठा है या जो शासक है उसकी इच्छा अनुसार ही चलता है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर हमको भली भांति जानना होगा कि जहाँ राजतंत्र यानी कि जिसे मोनार्की कहते हैं और अधिनायक तंत्र जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो अंतर है, ये जो शासक जो पद ग्रहण करेगा उसके जो विधि या उसका जो तरीका होगा, जो मेथड है, उसके द्वारा इन दोनों व्यवस्थाओं में हम अंतर कर सकते हैं। वो कैसे कि राजतंत्र में तो जो शासक चुना जाता है वो जनरली वंशानुगत आधार पर या वंशानुगत स्थितियों पर अपना पद ग्रहण करता है कि राजा का बेटा राजा होगा। तो ये तो हो गया राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अधिनायक तंत्र में सैनिक योग्यता भी निर्वाचन का आधार हो सकती है। एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के कारण, एक विशेष विचारधारा का नेता होने के कारण भी व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है। अब हम अधिनायक तंत्र की को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। एक विचारक है न्यूमैन, उन्होंने इसको बहुत साधारण शब्दों में बताया है कि अधिनायकवाद से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेता है और असीमित रूप से उसका प्रयोग करता रहता है। तो न्यूमैन ने अपनी परिभाषा में सारी बातें समाहित कर ली हैं जो अधिनायक तंत्र की विशेषताओं के रूप में या उसके मेन फीचर के रूप में हमारे सामने आती है कि इसमें एक व्यक्ति या कुछ लोगों का शासन होता है। दूसरी बात, ये लोग सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और असीमित रूप से उसका प्रयोग करते रहते हैं। एक विचारक और हैं सोल्टाउ, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता अपितु शक्ति या सहमति यानी कि सामान्यतः दोनों के सहयोग से भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे शासक के पास में ये मनमानी शक्ति होती है कि वे कानूनों की अपेक्षा अपने मनमाने आदेशों को जारी करें। तो आपने अधिनायक तंत्र की हमने आपको दो परिभाषा बताई है, एक न्यूमैन के अनुसार और दूसरी सोल्टाउ के अनुसार। इन दोनों परिभाषाओं के आधार को और ज़्यादा अच्छे से या अधिनायक तंत्र को और ज़्यादा से समझने के लिए हम आपको और विस्तार से बताते हैं कि अधिनायक तंत्र के दो रूप हैं, इसका प्राचीन रूप और नवीन रूप। प्राचीन रूप जब हम देखते हैं या कि परंपरागत रूप से अधिनायकवाद क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सत्ताधारी जो व्यक्ति होता था वो सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायकवाद बन जाता था, यानी कि जिसके हाथ में सैनिक शक्ति होती थी वो शासक बन जाता था। और उदाहरण के लिए हम नेपोलियन बोनापार्ट को देख सकते हैं जो अधिनायक तंत्र के प्राचीन रूप का एक उदाहरण हमको दिखाई देता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र की अगर हम बात करें तो आज आधुनिक रूप में अधिनायकवाद का
जो तरीका है या जो अधिनायकवाद जो शासक बनता है उसका पद पद पर आने का या पदारूढ़ होने का तरीका बदल गया है। अब जो अधिनायक बनता है वह उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष में, और अपनी विचारधारा के आधार पर वो वहाँ का शासक बन जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसा अधिनायकवादी जो शासक होता है वो किसी एक दल या कुछ ग्रुप या अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर है ना अपने पद को ग्रहण कर लेता है, और उसके पश्चात जब वो सत्तारूढ़ हो जाता है, भले वो जनता की इच्छा से चुना जाता है, वो जनता को इस प्रकार से अपने चुंगल में फंसा लेता है या अपनी बातों के आधार पर या अपने भाषणों से एक इस प्रकार का एक जाल वो नागरिकों के मन मस्तिष्क पर कर लेता है कि वो सत्तारूढ़ होने के बाद तानाशाही तरीके से देश के शासन का संचालन करता है। तो इस प्रकार के अधिनायकवाद का जो इतिहास है वो जनरली सर्वप्रथम हम जो देखते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से देखते हैं, जब फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी और नाजी दल की सहायता से हिटलर ने जर्मनी का अधिनायकवादी शासक बन बैठा। तो इटली और जर्मनी दोनों के जो अधिनायकवादी शासक थे, इन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी कट्टरता के आधार पर एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना की, जिसे हम आधुनिक अधिनायक तंत्र कहते हैं। अब ये जो आधुनिक अधिनायक तंत्र की हम बात कर रहे हैं, इसके लक्षणों पर हम जब चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह एक प्रकार का पुलिस राज्य होता है और इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इसमें शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित होती हैं और इसमें एक ही राजनीतिक दल होता है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष की तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती है, यह विपक्ष मृतप्राय होता है। तीसरी बात, इसमें पब्लिक लाइफ पर बहुत कठोर नियंत्रण होता है। नागरिकों को जनरली कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है और इस प्रकार का जो अधिनायकवादी व्यवस्था होती है उसमें नागरिकों में भय उत्पन्न किया जाता है और भय इस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, इस प्रकार से उनकी मैनेवरिंग की जाती है, इस प्रकार से उनके मनोमस्तिष्क में बातें बिठा दी जाती है कि वो उनके अंदर विश्वास भी व्यक्त अपना करने लगते हैं। तो एक प्रकार से वो अपने गलत तरीकों को या अपने गलत शासन को या अपने अधिनायकवादी मनमाने शासन को एक विधि सम्मत या लेजिटिमाइज कर देते हैं और जनता उसके अंदर बातों के अंदर आकर के उस शासन में विश्वास भी अपना व्यक्त करने लग जाती है और वह ये भूल जाती है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था में रह रही है और उसमें ही वो अपना आस्था और विश्वास प्रकट करने लगती है। इसे हम आधुनिक अधिनायक तंत्र के रूप में जानते हैं। अब जो हमने जो मूल रूप से जो अभी लक्षणों पर चर्चा कर रही है उसको अगर हम व्यापक रूप से या विस्तार से समझते हैं तो हम ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जो अधिनायक तंत्र की विशेषताएं या लक्षण कहे जा सकते हैं कि हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये व्यवस्था में डिक्टेटरशिप वाली व्यवस्था है और ये वाली व्यवस्था डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात हमने लास्ट क्लासेस के अंदर करी है। आज की क्लास में हम डिक्टेटरशिप पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात जो हमारे सामने आती है कि आधुनिक अधिनायक तंत्र में का सर्वप्रथम लक्षण जो हमको दिखाई देता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में सर्वाधिकारवादी राज्य होता है, जिसे हम टोटलिटेरियन स्टेट्स कहते हैं। अब ये हम देखेंगे टोटलिटेरियन स्टेट्स क्या होती है कि इस प्रकार के राज्य में समाज और सरकार और राज्य में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि जो शासक होता है वह इनका के एक मिले जुले रूप का एक कठोर रूप तैयार करता है और अपनी एक सर्वशक्तिमान सत्ता को स्थापित कर लेता है। यानी कि नागरिक जीवन का कोई भी अब एक ऐसा पक्ष नहीं होता है जिस पर उसका नियंत्रण ना हो। अगर हम परंपरा उदाहरण के लिए देखें तो हिटलर और मुसोलिनी ने भी यही किया था। उन्होंने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है,
राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। तो इस सेंटेंस से हम ये समझ सकते हैं कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। यानी कि राज्य एक ऐसे सर्वाधिकारवादी स्टेट के रूप में हमारे सामने आता है जहाँ पे सरकार, राज्य, सब कुछ राज्य में ही समाहित है और राज्य का जो शासक है वो एक सर्वशक्तिमान शासक के रूप में, विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरी विशेषता या लक्षण जिसके द्वारा हम अधिनायक तंत्र को पहचान सकते हैं या उस व्यवस्था को समझ सकते हैं, वो यह है कि इसमें प्रजातंत्र का विरोध किया जाता है। यानी कि प्रजातंत्र के विरोध के कारण या उसके प्रति जो विरोध है उसके कारण ही अधिनायक तंत्र की व्यवस्था का जन्म होता रहा है। और ये भी इतना मानते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्थाएं मानती हैं कि वो प्रजातंत्र को बहुत स्वाभाविक रूप से विरोधी दृष्टिकोण से देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो उसके लिए एक अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं। उनका तो ये मानना है कि लोकतंत्र एक सड़े हुए शव की भांति है जिसे वो डिकेइंग कॉप्स भी कहते हैं, और संसद उनके लिए बकवास की दुकानें हैं, ये बकवास के टॉकिंग शॉप्स हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो लोकतंत्र है यहाँ पे मात्र बातें होती रहती हैं। जब हम लोकतंत्र की जब हम कमियों पे चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते हैं, या जो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जो भी लंबी बहस चलती है, या जो भी हमने नीति निर्माण या जो भी प्रोसेस चलता है, जो भी कानूनों का निर्माण होता है, इसमें लंबा जो समय लगता है, इन सब बातों को लेकर के वो इसको घृणा से देखते हैं। तो दूसरी बात विशेष रूप से हमारे सामने आती है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का विरोध किया जाता है। एक और लक्षण जिस पे हम अपनी दृष्टि डालेंगे कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में या अधिनायक तंत्र में एक ही दल होता है, एक ही नेता होता है और उसके पास में एक ही प्रोग्राम यानी कि एक ही कार्यक्रम होता है। इसका मतलब यह है कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में एक दलीय राज्य में विश्वास किया जाता है। कोई भी अनेक राजनीतिक दलों का जो कॉन्सेप्ट है या मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में नहीं स्वीकार किया जाता है। इसमें एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, वही राष्ट्रीय एकता सम्मान का प्रतीक या श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। सभी बातों के संबंध में उसका निर्णय निर्णायक होता है। उस व्यक्ति या जो नेता होता है, जो शासक होता है, उसके शब्द ही कानून होते हैं। यानी कि एक्सक्यूज मी, जो शासक दल होता है उसका जो एक प्रोग्राम होता है, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक ही प्रोग्राम पर एक ही अपने लक्ष्य को लेकर के, एक ही विचारधारा को लेकर के शासन का कार्य करते हैं। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही एक बात है जो लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में एक बड़ा अंतर हमारे सामने लेकर के आती है कि ये इस व्यवस्था में, अधिनायक तंत्र में, ये व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शत्रु होती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं किया जाता है। जो भी शासक है वो अपने विचारधारा के आधार पर या अपने कार्यक्रम के आधार पर जो बात कह दिया है, उसने जो कानून बना दिया है, उस पर अब सभी को श्रद्धा और विश्वास करना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर उसका विरोध करता है तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें बताती है कि जहाँ इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की जो बात आती है उसका यहाँ पे विरोध किया जाता है। अधिनायक तंत्रवादी जो व्यवस्था है या जो भी शासक रहे हैं, जब हम हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं, देखते हैं कि उनका तो यही मानना था कि नागरिकों को मात्र आज्ञा पालन करना चाहिए, उनको अपने नेता में विश्वास रखना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्हें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए
और उनके अंदर त्याग की भी भावना होनी चाहिए। जिन इन पॉइंट्स को लेकर के या इन मुद्दों को लेकर के या इस विचारधारा को लेकर के जब शासक चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। आगे की क्लास में हम अपने लेक्चर को आगे ले जाएंगे। थैंक यू।